नमस्कार दोस्तों। हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता पर गौरवान्वित तो महसूस करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम रिसर्चर्स शोधार्थी पैदा नहीं कर पाते हैं। प्रोफेसर कांजीलाल ने 1979 में म्यूनिख जर्मनी में अपना शोध पत्र रिसर्च पेपर रखा था। वहाँ उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष यान, मैं वायुयानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दी थी वैमानिक शास्त्र की। यहाँ बात हो रही है अंतरिक्ष यानों की। जी हाँ, एलियंस, अंतरिक्ष यात्राएं या एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं। इसका जिक्र कैसे भारत के स्क्रिप्चर्स में मिलता है, उसके बारे में प्रोफेसर कांजीलाल ने शोध पत्र रखा था। इनके अलावा इन्होंने शोध पत्र में क्या कहा था वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही चौंकाने वाली जानकारियाँ हैं जो बताएंगी कि कितना समृद्ध है हमारा साहित्य, कितना समृद्ध था हमारे स्क्रिप्चर्स का ये इतिहास, जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने चुराया। और अच्छी बात यह है कि कई अंग्रेज़ों ने उसका सकारात्मक इस्तेमाल किया, जैसे एरिक वॉन डेनिकन हैं, उन्होंने बेस्ट सेलर किताब लिखी चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। 1971 में कोलकाता आए थे, कई संस्कृत महाविद्यालयों में गए क्योंकि उन्हें जानकारियां जुटानी थी। उन्हें पता था कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये सारी जानकारियां लिखी हुई हैं। क्या ढूंढ रहे थे वो? मंदिर क्यों विमानों की तरह बनाए जाते हैं, शिखर क्यों विमान की रॉकेट की तरह होता है या अंतरिक्ष यान की तरह होता है, इसके बारे में उनके पास ठोस तथ्य थे। उन्होंने क्या कुछ लिखा वो मैं आपको बताऊंगा। अमरांगण सूत्रधार 113 उपखंड हैं, ये भी हमारा एक स्क्रिप्चर है। 4 किस्म के अंतरिक्ष विमानों के बारे में बताया। भीषण तापमान से बचने के लिए कैसे 16 धातुओं का मिश्रण करके एक धातु का निर्माण किया जाता है जो गर्म से गर्म तापमान को भी या बहुत अधिक से अधिक तापमान को भी झेल सकती है। एक खास किस्म के रस में जो चांदी का रस बताया गया, ये रस क्या है, कैसे बनाया जाता है, आज भी किसी को नहीं पता है, लेकिन उसमें इन धातुओं का मिश्रण किया जाता है। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आज तक नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम, संस्कृत के जानकारों को भी नहीं मालूम है। अंग्रेजी के डिक्शनरी में तो उनके अर्थ मिलना नामुमकिन ही है। वो शब्द भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा एक और लेखक हैं डेविड डेवनफोर्ड। 1979 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इन्होंने किताब लिखी थी एटॉमिक डिस्ट्रक्शन। इन्होंने बताया था कि किस तरह से मोहनजोदड़ो की सभ्यता खत्म हुई और उसके पीछे एटॉमिक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने एटॉमिक डिस्ट्रक्शन की बात कही थी। क्या कुछ कहा था वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत फटाफट, सहज और सरल भाषा में। जीआर जोशियर एक और लेखक हैं जिन्होंने की आर्टिकल लिखा, द पायलट इज वन हु नोज द सीक्रेट्स। इन्होंने कहां से लिया? इन्होंने लिया रहस्य लहरी, ये भी हमारी एक पुस्तक है। रहस्य लहरी में 32 ऐसे रहस्य होते हैं जो विमान के चालकों को पता होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात लिखी थी। अब विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ नोट्स की, क्या आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बात की, और मैं जस का तस आपको बताऊंगा, भारतीय धरोहर का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही शानदार संस्था है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, स्क्रिप्चर्स या ऐसे लेखकों को एक जगह पर ला रही है। क्या किया जाना चाहिए, क्यों ये बातें रख रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं अंत में एक छोटी सी बात अपनी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने पिछली बार भी क्रेडिट दिया था, विजय शंकर तिवारी जी, सुरेश चिपलूणकर जी, इन सभी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने हमारी किताब भारत का असली इतिहास के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की थी, जिनको हमने पुस्तक की शक्ल में रखा, संपादित किया। इसके बाद में आज वीडियो के ज़रिए मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना, जैसा मैंने कहा कि आजकल वीडियो ज़्यादा सहज होता है, अभी तक वीडियो के ज़रिए ये जानकारियाँ लोगों के सामने नहीं आई। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के संस्कृत प्रोफेसर दिलीप कुमार कांजीलाल ने 1979 में एंशंट एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की म्यूनिख जर्मनी में संपन्न 6वीं कांग्रेस के दौरान उड़ सकने वाले भारतीय विमानों के प्राचीन भारतीय विमानों के बारे में एक भाषण दिया था और एक पेपर, रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार ईसा पूर्व 500 में कौशितिकी, ध्यान से सुनिएगा, कौशितिकी एवं शतपथ ब्राह्मण, नाम सुने होंगे आपने, ये कम से कम 2 ऐसे ग्रंथ थे जिसमें अंतरिक्ष से धरती पर देवताओं के उतरने का उल्लेख है। यजुर्वेद में उड़ने वाले यंत्रों को विमान नाम दिया गया जो अश्विन उपयोग करते थे। इसके अलावा भागवत पुराण में भी विमान शब्द का कई बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अश्विन देवताओं के विमान संबंधी विवरण 20 अध्यायों 1028 श्लोकों में समाये हुए हैं, जिसके अनुसार अश्विन जिस विमान से आते थे वो 3 मंजिला त्रिकोणीय एवं 3 पहियों वाला विमान था। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसकी तस्वीर है। मतलब कुछ एक स्केच बनाने की कोशिश की गई। भारद्वाज कृत शकुन विमानाकृति ही, शकुन विमान कैसा होता था उसके बारे में उन्होंने बताया है इसमें।
कांजीलाल जी ने कहा था कि आधे अधूरे स्वरूप में हासिल हुए वैमानिकी संबंधी इन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित धातुओं एवं मिश्रणों का सही एवं सटीक अनुमान तथा अनुवाद करना बेहद कठिन है, लगभग असंभव है। इसलिए इन पर कोई विशेष शोध नहीं हो पाया, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं, वर्तमान विज्ञान बहुत पीछे है जो कुछ इसमें लिखा है उससे, इसीलिए इन पर शोध नहीं हो पाता। इसका मतलब विज्ञान कई बार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और उसके बाद फिर उसका पतन हो जाता है। ये बात सत्य है। हम कई बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सारी चीजें हासिल कर चुके हैं और फिर सब तबाह हो गया। अमरांगण सूत्रधार ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुबेर एवं इंद्र के अलग अलग 5 विमान थे। आगे चलकर अन्य ग्रंथों में इन विमानों के 4 प्रकार रुक्म, सुंदरा, त्रिपुरा एवं शकुन के बारे में ये 4 विमान हैं। फिर सुन लीजिए, रुक्म, सुंदरा, त्रिपुर और शकुन, बकायदा डिटेलिंग दी गई है इनकी किस तरह के विमान थे। जैसे रुक्म है शंकुआकार विमान था जो स्वर्ण जड़ित था। त्रिपुर विमान 3 मंजिला था। महर्षि भरद्वाज रचित वैमानिकी शास्त्र में यात्रियों के लिए अभ्रक युक्त मायका कपड़ों के बारे में बताया गया है, कौन से कपड़े पहने जाने चाहिए जो एस्ट्रोनॉट्स आजकल पहनते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं आज भी अग्निरोधक सूट में माइका अथवा शीशे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मारोधी होता है, गर्मी से, ताप से बचाता है, आग से बचाता है। भारत के मौजूदा मानस पर पश्चिम का रंग इस कदर चढ़ गया है कि हम में से अधिकांश अपनी खोज या किसी रचनात्मक उपलब्धि पर विदेशी ठप्पा लगते देखना चाहते हैं। इसके बाद हम एक विशेष गर्व अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्राचीन भारतीय विमान के संदर्भ में एरिक वॉन डेनिकेन, दूसरे लेखक जिनका मैंने जिक्र किया कि खोज के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 79 वर्षीय डेनिकेन एक खोजी और प्रसिद्ध लेखक है। उनकी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स ये बेस्ट सेलर किताब रही है। ये मिल जाएगी आपको किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो। डेनिकेन की खूबी है कि उन्होंने प्राचीन इमारतों और स्थापत्य कलाओं का गहन अध्ययन किया है। मैं आगे आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनका रहस्य बताता है कि हम विज्ञान की दृष्टि से कितने समृद्ध थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। डेनिकेन 1971 में भारत आए थे। वो कई संस्कृत विद्यालयों में गए, जैसा मैंने आपको बताया। दिलीप कांजीलाल जी से उनकी वहाँ पर मुलाकात भी हुई थी, जिनका पहले जिक्र किया है। ये सब आपस में मिलकर कुछ कोशिश कर रहे थे कि इन जानकारियों को इकट्ठा किया जाए। प्रोफेसर ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया। देवताओं के विमान यात्रा वृत्तांत ने वॉन को खासा आकर्षित किया। उन्होंने माना कि ये वैदिक विमान वाकई में नट बोल्ट से बने असली एयरक्राफ्ट थे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उन्हें हमारे मंदिरों के आकार में भी विमान दिखाई दिए। उन्होंने ये जानने के लिए लंबे समय तक शोध किया कि भारत में मंदिरों के आकार विमान की तरह क्यों होते हैं। उनके मुताबिक भारत के पूर्व में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें आकाश में घटी खगोलीय घटनाओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है। वॉन के मुताबिक ये खोज का विषय है कि आखिरकार मंदिर के आकार की कल्पना आई कहाँ से। इसके लिए विश्व के पहले मंदिर की खोज की जानी जरूरी है। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि विमान के आकार के ही मंदिर के स्तूप या शिखर क्यों बनाए जाते हैं। आज हम उसी उन्नत तकनीक की तलाश में जुटे हुए हैं जो कभी भारत के पास हुआ करती थी। वॉन लिखते हैं अपनी किताब में। अब अमरांगण सूत्रधार 113 उपखंड जिसकी मैंने बात की, 4 प्रकार के विमानों के बारे में बताया गया, जिसमें पायलट ट्रेनिंग, विमान की उड़ान का मार्ग तथा इन विशाल यंत्रों के भिन्न भिन्न भागों का विवरण बहुत ही बारीकी के साथ किया गया है। भीषण तापमान सहन करने वाली 16 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया गया है। चांदी के साथ सही अनुपात में रस मिलाकर बनाया। अब ये रस क्या है ये पता नहीं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। कहाँ मिलता है, कैसे बनाया जाता है, किसी को नहीं पता। ग्रंथ में इन धातुओं का नाम, अब धातुओं का नाम सुन लीजिए। उष्णन भरा, उष्णप्पा, राजमालत्रित, ये अबूझ नाम है। ये वो संस्कृत शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, वो नाम बता रहा हूँ जिनका आज तक इनको डिकोड ही नहीं किया जा सका। उष्णन भरा, उष्णप्पा, राजमालात्रित, ये अबूझ नाम है। अंग्रेजी में अनुवाद संभव ही नहीं है इनका, तो अभी संस्कृत के विद्वानों को भी नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है। 1979 में आई एक और पुस्तक एटॉमिक डिस्ट्रक्शन, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया। एटॉमिक डिस्ट्रक्शन 2000, जिसके लेखक डेविड डेवनपोर्ट है, उन्होंने दावा किया कि इस बात के पूरे सबूत हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का नाश परमाणु बम की वजह से हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। 1.5 किलोमीटर के दायरे में अपनी खोज को जारी रखते हुए डेवनपोर्ट ने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना हुई जिससे तापमान 2000 डिग्री तक पहुँच गया। कैसे पहुँचा हो? परमाणु विस्फोट। यहाँ पर जो मानव अवशेष मिले वो सीधे ज़मीन पर लेटे मिलते हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा की तरफ नहीं बल्कि अचानक आई हुई मृत्यु की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये परमाणु बम था। स्वाभाविक है, जब जांच
जब 5000 साल पहले ये एक परमाणु बम आपदा थी, अर्थात उड़ने वाले कोई यंत्र तो रहे ही होंगे। डेवनपोर्ट आगे लिखते हैं कि चूंकि ऐसे प्रागैतिहासिक स्थानों पर उनकी गहन जांच करने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मुझे काम को बंद करना पड़ा। लेकिन तत्कालीन रासायनिक विशेषज्ञों, भौतिकविदों तथा धातुविदों द्वारा मोहनजोदड़ो की और गहन जांच करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस पर पर्दा डाल दिया गया। ये एक अंग्रेजी लेखक लिख रहा है। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि चाहते ही नहीं थे कि ये पता लगे कि इस देश की संस्कृति कितनी विशाल रही है। यहाँ इम्पोर्टेड कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ इम्पोर्टेड है, तो चाहते ही नहीं है कि इनका पुराना गौरव वापस लौट कर आए। एरिक वॉन डेनिगन इनकी ये एक और लेखक हैं। ये अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स के 56 से 60 तक के पेजेस पर लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक धरती पर सूखा पड़ जाता। कोई अस्त्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को मार सके। इसका अर्थ है ऐसा कुछ ना कुछ था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिपिबद्ध नहीं हुआ और गुम हो गया। यदि कुछ देर के लिए हम इसे कल्पना भी मान ले, तब भी महाभारत काल में कोई योद्धा ऐसे किसी रॉकेट नुमा यंत्र के बारे में कल्पना कैसे कर सकता है? ये भी एक सोचने का विषय है। ये किसी वाहन पर ही रखा जाएगा तभी आप इस तरीके के हथियारों को चला सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उस समय की तकनीक बहुत आगे की होगी। नाखून गिरने लगते थे, बाल झड़ने लगते थे, इस तरह के इशारे, इस तरह के श्लोक मिलते हैं, बाकायदा इस तरह की डिटेलिंग भी मिलती है। ये किस तरफ इशारा करता है? शोध किया जाना चाहिए। आखिर वेद व्यास को ये कल्पनाएं कहाँ से सूझी? आखिर संजय किस तकनीक के सारे धृतराष्ट्र को युद्ध का सीधा प्रसारण दिखा रहे थे? सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की तकनीक अभिमन्यु ने कैसे सुन ली थी? कैसे सुनी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोध का विषय हो सकती थी, लेकिन किसी ने शोध ही नहीं किया, क्योंकि हमारा विज्ञान अभी उतने ऊपर तक नहीं पहुंचा। तो वो इसको कहेगा कल्पना, जो आप ना कर पाओ वो कल्पना, जबकि ये सब कुछ हो चुका पहले। एक और पश्चिमी लेखक हैं G.R. जोशियर, उन्होंने लेख लिखा द पायलट इज वन हु नोज द सीक्रेट। वैमानिकी शास्त्र से संबंधित अन्य ग्रंथ है रहस्य लहरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 32 प्रकार के रहस्य बताए गए हैं, और उन रहस्यों में कुछ के नाम मैं बता दूं: गूढ़, दृश्य, विमुख, रूपाकर्षण, स्तबद्धक, चपल, पराशब्द, ग्राहक। ये ऐसे शब्द हैं जो उन रहस्यों को बताते हैं जो उस समय के विमानों को या इन अंतरिक्ष विमानों को चलाने वालों पायलट्स को पता होते थे। इन सरल संस्कृत शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि तमाम रहस्य या ज्ञान पायलटों को शत्रु विमानों से सावधान रहने तथा उन्हें मार गिराने के लिए दिए जाते थे। शौनक ग्रंथ के अनुसार अंतरिक्ष को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है: रेखापथ, मंडल, कक्षाएं, शक्ति एवं केंद्र। ध्यान से सुनिए, अंतरिक्ष को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है शौनक ग्रंथ के अनुसार: रेखापथ, मंडल, कक्षाएं, शक्ति एवं केंद्र। इसी प्रकार इन 5 क्षेत्रों में विमानों की उड़ान हेतु 5,19,800 मार्ग निर्धारित किए गए थे। कैसे ये डिटेलिंग हो सकती है? सोचा है कभी? और ये सब लिखा हुआ है, ये सब मिल जाएगा। ये टूटा फूटा जो बचा है उसमें भी मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो असली था वो तो खत्म हो गया, उसको तो दबा दिया गया, जला दिया गया, फिर भी बचा हुआ है। अवशेषों में इतनी जानकारी मिलती है। आप ये सब रखने की जरूरत क्या? अब क्या करें भैया, अब तो हो गया। अब जरूरत ये है कि जिस तरह शंकराचार्य जी ने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने कई विद्वानों को इकट्ठा किया और फिर से सनातन परंपरा के गौरव को स्थापित किया, उसी तरह से ज़रूरत है एक बार फिर इन सभी ग्रंथों को उठाया जाए, इनकी डिटेलिंग्स को निकाला जाए और ये शोध पत्रों के जरिए रखने का प्रयास किया जाए कि किस तरीके से हम समृद्ध थे और आने वाली पीढ़ियां भी उसी तरह की शोधार्थी निकले। ये जिनको आप ऋषि कहते हैं ना, ये वैज्ञानिक थे बड़े बड़े। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां रखूंगा। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी इजाज़त दीजिए। आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत में विद्युत का इस्तेमाल हज़ारों लाखों साल पहले होता था। चौंकाने वाली बात है ना, थोड़ा सा इंतजार करिए। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।